हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमावत। सो J1 अपन देख रहे थे और लास्ट वीडियो लेसन में अपन ने एंजाइम के बारे में डिस्कशन किया था। एंजाइम क्या है और किस टाइप से वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में काम करते हैं, उनका क्या रोल है, थोड़ा सा वो अपन ने देखा था। अब उसी टॉपिक को आज अपन कंटिन्यू करेंगे एंजाइम से रिलेटेड ही, और आज के वीडियो लेसन में अपन डिस्कस करेंगे एंजाइम का रासायनिक संगठन। एंजाइम का रासायनिक संगठन। तो आप लोग नोटबुक लेके बैठिएगा, अच्छे से नोट कीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, वापस से एक्सप्लेन में कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा वीडियो। एंजाइम का रासायनिक संगठन, कोशिश मेरी यही है कि सारा आपको समझ में आए। एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन एनसीईआरटी का आपको समझ में आया, लेकिन कुछ पोर्शन में एनसीईआरटी से बाहर इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि पिछले 10 साल के पेपर आप लोग देखेंगे तो आपको उसमें से बायोमोलिक्यूल में से कुछ क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से बाहर मिलेंगे। ठीक है, तो वो थोड़ा सा अपन पढ़ लेंगे। इजी है, ऐसा कुछ नहीं है हार्ड है, इजी है, अपन पढ़ लेंगे, 1 या 2 बार तो काम अपना हो जाएगा। सो रासायनिक संगठन क्या होता है? एंजाइम का मतलब एंजाइम का जो निर्माण होता है उसमें कौन कौन से रसायन होते हैं। ठीक है, मोस्टली अगर अपन बात करें, मोस्टली मैंने बोला है 99.9% जो एंजाइम है, अगर 100 की अपन बात करें, 100 में से 99.9% जो एंजाइम होते हैं उनके नेचर की अपन बात करें, वो होते हैं प्रोटीन नेचर के। किसके? प्रोटीन के। लेकिन कुछ ऐसे आरएनए भी देखे गए हैं जो एंजाइम के जैसे एक्ट करते हैं हाल फिलहाल में। ठीक है, कुछ ऐसे भी देखे गए हैं जो क्या करते हैं, एंजाइम के जैसे एक्ट करते हैं। कुछ ऐसे एंजाइम भी खोजे जा चुके हैं। ठीक है, तो जिसे अपन राइबोजाइम, जैसे एग्जांपल की अपन बात करें, यहाँ पर अपने पास होता है राइबोजाइम, जो एक टाइप का आरएनए है लेकिन एंजाइम के जैसे एक्ट करता है। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं इस रासायनिक संगठन में प्रोटीन या आरएनए वाले पार्ट के अलावा क्या कोई दूसरा पार्ट भी होता है। जैसे मैंने बात की कि जो प्रोटीन है, वैसे यहाँ पर इसके क्लासिफिकेशन ही है, यहाँ पर इसका टाइप की ही अपन बात कर रहे हैं। प्रोटीन के अलावा कौन कौन सा पार्ट यहाँ पर मिल सकता है उसके आधार पर प्रथम जो टाइप होता है उसे अपन बोलते हैं सरल प्रोटीन, और दूसरा जो अपने पास प्रकार होता है उसे अपन बोलते हैं संयुग्मित। सिंपल और कॉन्जुगेटेड इसे अपन बोलते हैं इंग्लिश में। लिखो तो लिख सकते हो, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। कॉन्जुगेटेड। ठीक है, अब ये होता क्या है सब? सिंपल और संयुग्मित जो आप बता रहे हो, तो सिंपल का मतलब बिल्कुल सरल है यहाँ पर कि इसमें प्रोटीन वाला जो पार्ट है केवल वही मिलेगा। जैसे ये लाल सर्कल मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ये अपने पास कौन सा पार्ट है? ये प्रोटीन है, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अपन बात करें संयुग्मित की, तो सपोज कर लो ये वापस से ये क्या है? प्रोटीन है, क्योंकि प्रोटीन के प्रकार पढ़ रहे तो प्रोटीन तो इसके अंदर हो गई, तो ये अपने पास प्रोटीन वाला पार्ट है। इसके साथ में यहाँ पर कोई दूसरी स्ट्रक्चर और हो सकती है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये वाला जो पार्ट है ये है नॉन प्रोटीन पार्ट, मतलब प्रोटीन के अलावा कोई दूसरा पार्ट यहाँ पर है, जिसे अपन बोल रहे हैं नॉन प्रोटीन। तो प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन दोनों जिसके अंदर मिल रहा है वो है संयुग्मित। संयुग्मित का मतलब क्या है? युग्मन का मतलब जुड़ना, संयुग्मन का मतलब होता है जुड़ना। तो प्रोटीन के साथ में कोई दूसरा पार्ट जुड़ा है, इसे अपन ने वो क्या बोला है? नॉन प्रोटीन है। ठीक है, सो सिंपल की अगर अपन बात करें तो इसके कुछ उदाहरण अपने पास है, जैसे पेप्सिन। डाइजेशन में जो अपन पढ़ते हैं, पेप्सिन जो कन्वर्ट होता है पेप्सिन में HCl की प्रेजेंस में, तो ये पेप्सिन एंजाइम जो है किसका उदाहरण है? प्रोटीन का है। ट्रिप्सिन भी अपन डाइजेशन में पढ़ते हैं, पाचन में। ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन में, है ना। एमाइलेज भी अपन पढ़ते हैं डाइजेशन में। और यूरियज वगैरह इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। संयुग्मित के एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, अच्छा, एग्जाम्पल बताने से पहले कुछ एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है इसके लिए अपन क्या टर्म यूज में लेते हैं। ठीक है, नॉन प्रोटीन जो पार्ट है इसे अपन बोलते हैं सहकारक या कोफैक्टर। क्या बोलते हैं? सहकारक या कोफैक्टर। अब जो प्रोटीन पार्ट है इसके अंदर, इसे अपन यहाँ पर बोलते हैं
कलर चेंज करके ही मैं आपको बता देता हूँ। प्रोटीन पार्ट जो है इसे अपन यहाँ पर बोलते हैं एपो एंजाइम। एपो एंजाइम, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पर कि एपो एंजाइम प्लस सहकारक इज इक्वल टू संयुग्मित प्रोटीन यहाँ पर हो जाता है, सिंपल सा, ठीक है। तो ऐसा प्रोटीन है जिसके अंदर एपो एंजाइम होता है और कोफैक्टर जिसके अंदर होता है, एपो एंजाइम और कोफैक्टर जिसके अंदर होता है, इसे अपन मिला करके होलो एंजाइम भी बोल सकते हैं। होलो एंजाइम को हिंदी में भी होलो एंजाइम ही अपन इसे बोलते हैं, ठीक है। होलो एंजाइम भी अपन इसे बोलते हैं, जिसमें एपो एंजाइम और सहकारक दोनों होते हैं, कोफैक्टर दोनों होते हैं, उसे अपन बोलते हैं होलो एंजाइम। अब जो कोफैक्टर होता है, सहकारक जो होता है, उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कोफैक्टर या सहकारक जो होता है, सहकारक जो होता है वो एक छोटा सा ताप स्थायी पार्ट होता है। ताप स्थायी होता है और छोटा ही होता है, ठीक है। ताप स्थायी होता है मतलब टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस है किसी भी पार्ट का, तो अगर अपन ने 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक बढ़ाया है तो भी वो स्थायी है, उसकी जो संरचना होती है वो विकृत नहीं होती है। किसकी? कोफैक्टर की। और ये जो कोफैक्टर होता है ये कार्बनिक भी हो सकता है और अकार्बनिक भी हो सकता है। कार्बनिक का मतलब जिसके अंदर कार्बन वगैरह है और अकार्बनिक का मतलब जिसके अंदर कार्बन वगैरह नहीं है। अकार्बनिक दोनों हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। एक टाइम पर दोनों तो नहीं हो सकता, दोनों में से कोई एक ही होगा। ऑर्गेनिक जो होता है, कार्बनिक जो होता है, उसकी अपन बात करते हैं तो वो भी दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार होता है इसे अपन बोलते हैं कोएंजाइम, ठीक है। पहला जो प्रकार होता है उसे अपन बोलते हैं कोएंजाइम और दूसरा जो होता है उसे अपन बोलते हैं प्रोस्थेटिक समूह या प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब हिंदी में भी सेम यही बोलते हैं, इसलिए इंग्लिश में भी इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोएंजाइम जो होते हैं उसके बारे में अगर अपन बात करें कि ये है क्या एक्चुअल में है, तो कार्बनिक मतलब कार्बन वगैरह इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो कोएंजाइम जो है इसके अंदर जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर है, कार्बनिक जो फैक्टर, ठीक है, इसे अपन आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। किससे? जो दूसरा पार्ट था इसका, उससे आसानी से अलग कर सकते हैं। किससे? ऊपर देखो, अभी बताया कुछ टाइम पहले ही मैंने, जो कोफैक्टर है, सहकारक की जो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसके अपन प्रकार देख रहे हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो प्रकार है। तो इसे अपन किससे अलग कर सकते हैं? जो एपो एंजाइम है या जो प्रोटीन पार्ट है उससे अपन इसे अलग कर सकते हैं। ऊपर जो रेड और ब्लैक में जो डायग्राम बना रखा है उससे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो आसानी से इसे अलग यहाँ पर कर सकते हैं कोएंजाइम को। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल की अपन बात करें, एग्जाम्पल NAD, फुल फॉर्म इसकी होती है निकोटेनेमाइड। निकोटेनेमाइड, ये जो निकोटेनेमाइड होता है विटामिन के न्यूक्लियोटाइड में मिलता है, विटामिन के न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है, विटामिन के न्यूक्लियोटाइड में। एक होता है राइबोफ्लेविन, इसे प्लांट फिजियोलॉजी वगैरह में अपन पढ़ते हैं। राइबोफ्लेविन जो होता है, जैसे एग्जांपल FAD आप लोगों ने सुना होगा, और नहीं सुना तो अपन इसे मैं पढ़ाऊंगा प्लांट फिजियोलॉजी में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये मिलता है। नेक्स्ट दूसरा प्रोस्थेटिक ग्रुप की अगर अपन बात करते हैं, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है उसे अपन अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। अब किससे नहीं कर सकते ये आपको आना चाहिए। जो प्रोटीन पार्ट है उससे अपन अलग इसे नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये जो होता है टाइटली अटैच होता है। एग्जाम्पल की जो अपन बात करते हैं तो एग्जाम्पल बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है, जैसे
साइटोक्रोम जो होता है, तो साइटोक्रोम के अंदर, साइटोक्रोम में जो हिम ग्रुप होता है जिसमें आयरन होता है, हीमोग्लोबिन जैसे अपन बोलते हैं, तो उसमें आयरन होता है लाल कलर वाला, तो वो भी प्रोस्थेटिक ग्रुप है। ठीक है, सेम वैसे ही हीमोग्लोबिन आरबीसी का, मायोग्लोबिन जो मसल में मिलता है, ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है, वो भी किसका एग्जाम्पल है? प्रोस्थेटिक का एग्जाम्पल है। कैटालेज एक एंजाइम अपन प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, पेरोक्सीडेज, तो ये इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, तो जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है या अपने पास जो को एंजाइम होते हैं, वो दोनों ही ट्रांसफर अभिक्रिया में काम में आते हैं हमारे साथ। ठीक है, इनके जो मेन फंक्शन है, इनके जो कार्य है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं शॉर्ट में। किसके कार्य? जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है और को एंजाइम है उसके, क्योंकि ये अपने पास नॉन प्रोटीन पार्ट है, तो नॉन प्रोटीन पार्ट है तो ये क्या करेंगे, जो भी क्रियाकारक हैं उसे एंजाइम के पास में लेके आते हैं या प्रोटीन पार्ट के पास में लेके आते हैं। क्रियाकारक को एंजाइम के पास लाते हैं। ठीक है, जिससे आसानी से अभिक्रिया हो जाती है। दूसरा अगर अपन बात करते हैं तो दूसरा इनका फंक्शन है, अभिक्रिया के जो उत्पाद है उसे लेते हैं ये, अभिक्रिया के उत्पाद को लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की अपन बात करें, जो निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन अभिक्रिया जो होती है, डिहाइड्रेशन का मतलब हाइड्रोजन यहाँ से हट रहा है एक टाइप से, तो उसमें हाइड्रोजन जो हटेगा तो क्या करेगा, हाइड्रोजन को लेगा ये, और जैसे Na+ या NADP+ आप लोगों ने सुना होगा, जो हाइड्रोजन डिहाइड्रेशन रिएक्शन में हटा है उसे यहाँ से लेके आएगा और NADH में या NADPH में इसे कन्वर्ट कर देगा। तो उत्पाद को इसने उठाया, हाइड्रोजन को उठाया, तभी ये रिएक्शन हो रही। ठीक है, तो ये अपने पास उत्पाद को उठाएगा और दूसरा जो सबस्ट्रेट है क्रियाकारक है उसके साथ में उसे ले जाएगा, पहुंचा देगा। क्लियर है? इतना सा क्लियर होगा उम्मीद मैं करता हूं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सक्रिय स्थल जो दे रखा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सक्रिय स्थल। ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं एक्टिव साइट। ये पढ़ रखा अपन ने पहले जब प्रोटीन पढ़ा था तब, और रिएक्टिव साइट। ठीक है, तो जो एंजाइम, जितने भी एंजाइम होते हैं उसके वो जो होते हैं बहुत बड़े अणु होते हैं एंजाइम जो होते हैं। ठीक है, एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, और उनकी स्ट्रक्चर भी 3D होती है कुछ इस टाइप से। अगर अपन बात करें अमीनो एसिड की, जैसे मैंने बोला था कि अमीनो एसिड, फिर अमीनो एसिड, फिर अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं तो अपने को एक टाइप से प्राइमरी प्राथमिक संरचना मिलती है। उसके बाद प्राथमिक में जब गुंडलन होता है तो द्वितीयक संरचना मिलती है। ये अपने मैंने पढ़ा रखे हैं आपको प्रोटीन वाले पार्ट में। ठीक है, जब द्वितीयक मिलती है उससे अपने पास टर्शरी टाइप से स्ट्रक्चर मिल जाती है, तो कोइलिंग होती है। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो यहीं से मिलती है। ठीक है, तो बहुत बड़े मॉलिक्यूल होता है जिनकी 3D स्ट्रक्चर जो होती है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है, 3V में संरचना होती है। तो इसमें से ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जो पार्ट है वो सबस्ट्रेट या क्रियाकारक के संपर्क में आएगा। कुछ पोर्शन होगा जो क्रियाकारक के संपर्क में आएगा। सपोज कर लो ये अपने पास है क्रियाकारक, पूरा पार्ट कैसा आएगा, क्रियाकारक बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, ठीक है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो कुछ इसका पार्ट जो होगा वो इसके क्रियाकारक के संपर्क में आएगा, और उसी पार्ट को अपन बोलते हैं सक्रिय स्थल या एक्टिव साइट। जैसे अपन बात करें कि इस वाले डायग्राम में, इसमें अगर मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको बताता हूँ कि ये वाला जो पार्ट है, सपोज कर लो ये वाला, इतना सा जो इसके अंदर पार्ट बताया जा रहा है। ठीक है, वापस से देख लो इस पार्ट को, इस पार्ट को वापस से देखेंगे तो ये यहाँ से आपको दिख रहा है ये वाला। तो अगर ये क्रियाकारक इसी का शेप का है तो यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा।
ठीक है, यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा और उत्पाद बना देगा। ऐसा नहीं है कि ये कहीं पर भी जाके जुड़ जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ऐसा नहीं है कि पीछे आके जुड़ जाएगा इसके साथ में, तो भी रिएक्शन नहीं होगी। जो सक्रिय स्थल है किसी भी एक एंजाइम में वहीं जाके जुड़ेगा क्रियाकारक। तो जो क्रियास्थल सक्रिय स्थल जो होता है किसी भी एंजाइम का एक ऐसा क्षेत्र होता है जो जो क्रियाकारक है उसे अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा और उसे पकड़ कर रखेगा। ठीक है, ठीक है, इसे पकड़ के रखेगा और उसके बाद में क्या करेगा, उत्पाद बना देगा, रासायनिक चेंज इसके अंदर करेगा। तो ये यहाँ पर रिएक्शन जो होती है कुछ इस टाइप से होती है, जैसे देखो ये इस टाइप से था सपोज, ठीक है। तो सपोज कर लो ये वाली स्ट्रक्चर जो यहाँ पर थी, तो ये अब अपने पास जुड़ गया क्या, इसके साथ में जुड़ गया अपना क्रियाकारक। और जब इसके साथ में जुड़ा है क्रियाकारक तो कुछ समय के बाद में इस क्रियाकारक को ये क्या कर देगा, उत्पाद के अंदर परिवर्तित कर देगा, जो किसी भी साइज शेप का हो सकता है। और वापस से जो एंजाइम था सेम उसी शेप में रह जाएगा, जैसे ये वाला जो शेप था या ये वाला जो शेप था, कुछ इसी शेप में अपने पास रह जाएगा ये वाला। ठीक है, यहाँ पर एक्टिव साइट हो जाएगी। तो जो अपने पास एंजाइम है वो क्या रहेगा, उसका साइज शेप कुछ भी चेंज नहीं होगा। उसकी सक्रिय स्थल जो होती है 3D स्ट्रक्चर में मिलती है, वो उस क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित कर देगा। ठीक है, तो जो सक्रिय स्थल होता है वहां पर भी जैसे सपोज कर लो ये वाला जो मैंने अभी आपको बताया था, इस वाले रीजन में ये वाला जो पार्ट है ये अपने पास क्या है, सक्रिय स्थल है। क्योंकि ये प्रोटीन है तो प्रोटीन है, तो इस सक्रिय स्थल में भी क्या होंगे, विशिष्ट प्रकार के अमीनो अम्ल होंगे, अमीनो एसिड्स होंगे, जो क्या करेंगे, क्रियाकारक को अट्रैक्ट करेंगे, उसे पकड़ कर रखेंगे। ठीक है, एक एंजाइम में एक से अधिक सक्रिय स्थल हो सकता है। जैसे ये वाला भी सपोज कर लो सक्रिय स्थल है, ये वाला भी सक्रिय स्थल है। तो एक एंजाइम में एक या एक से अधिक सक्रिय स्थल हो सकते हैं। ठीक है, जिससे वो जो अभिकारक है उसके साथ जुड़ जाता है। क्लियर है? तो जो भी क्रियाकारक है, जो सक्रिय जो अभिकारक अपने पास है, मॉलिक्यूल जो है वो उस सरफेस पर जुड़ जाता है, जो स्पेसिफिक एरिया अपने को दे रखा है उस पर जुड़ जाता है, और जो एक्टिव साइट है एंजाइम की उस पर जाके फिट हो जाता है। क्लियर है? और उत्पाद अपने को सबसे लास्ट में बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और छोटा सा पोर्शन अपने पास बचता है, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट या अकार्बनिक उत्प्रेरक। और एंजाइम। ठीक है, तो कुछ ऐसे अकार्बनिक उत्प्रेरक भी होते हैं जो एंजाइम से सिमिलर होते हैं, समान होते हैं बहुत सारे पॉइंट में, बट कुछ ऐसे पॉइंट भी जिसमें वो अलग हो सकते हैं। जैसे अलग की अपन बात करते हैं तो कुछ अंतर के आधार पर ही मैं आपको बता देता हूं। यहाँ से अकार्बनिक जो उत्प्रेरक है, और ये लिख देता हूं मैं यहाँ पर एंजाइम। तो अकार्बनिक जो उत्प्रेरक होते हैं वो उच्च तापमान पर भी सक्रिय होते हैं, जबकि एंजाइम क्या होते हैं, उच्च ताप पर डीनेचर हो जाते हैं, उच्च ताप पर निष्क्रिय या डीजनरेट या डीनेचर यहाँ पर हो जाते हैं। अकार्बनिक का मतलब समझ में आ रहा है आपको? मैंने पहले आपको बताया था कि कार्बनिक भी हो सकता है, कार्बनिक भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर उच्च ताप पर निष्क्रिय हो रहा है, क्योंकि जो प्रोटीन की संरचना है वो उच्च ताप पर निष्क्रिय हो जाती है भाई साहब, इसीलिए ऐसा होता है ना। एंजाइम
जो होता है कुछ इसका एक्सेप्शन भी है, जैसे कुछ ऐसा एग्जाम्पल भी है, एक्सेप्शन कुछ ऐसा एग्जाम्पल भी, जैसे बैक्टीरिया की अपन बात करते हैं जो उच्च तापमान पर रहते हैं, साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया होते हैं जो सल्फर वाले एरिया में रहते हैं, तो उसे अगर अलग करें अपन तो भी, क्योंकि वो उच्च तापमान पर ऐसे ही सर्वाइव करता है, तो उसके अंदर जो एंजाइम मिलेंगे वो क्या होंगे, उच्च ताप पर भी डीजनरेट नहीं होते हैं, डीजनरेट नहीं होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल बैक्टीरिया, जीवाणु जिसे अपन बोलते हैं जिसे, ठीक है। तो किसी भी एंजाइम की जो तापीय स्थायित्व है वो इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक जो होते हैं वो नॉन लिविंग मीडियम जो होते हैं उससे बाहर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। एंजाइम जो होते हैं वो नॉन लिविंग से बाहर कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लिविंग में ही प्रोड्यूस होंगे एंजाइम। किसमें? ये जो प्रोड्यूस होते हैं वो लिविंग में ही प्रोड्यूस होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना। बस 2 डिफरेंस है और कोई भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो यहां पर अपने पास एंजाइम वाला पॉइंट भी कंप्लीट होता है। क्लियर है? ये डायग्राम से आपको समझ में आएगा। अच्छा, इसमें रिएक्टिव साइड तो अपना रह गया, रिएक्टिव साइड तो अपना रह गया ना यार। तो रिएक्टिव साइड में कुछ नहीं, एक्टिव साइड जो होती है वो एंजाइम की होती है। जैसे अपन बात करें एंजाइम है ये वाला, सपोज कर लो ये एंजाइम अपने पास है और इसका जस्ट अपोजिट मेरे पास है ये वाला जो पोर्शन है ये क्रियाकारक का है। तो एंजाइम की ये वाली जो साइट है जहां पर आके अभिकारक जुड़ रहा है उसे अपन बोलते हैं सक्रिय स्थल या एक्टिव साइट, जबकि क्रियाकारक का ऐसा पार्ट जो इस सक्रिय स्थल पर जाके जुड़ रहा है ये वाला जो पोर्शन है इसे अपन बोलते हैं रिएक्टिव साइट, एक्टिव एंड रिएक्टिव साइट। क्लियर है? इतना सा है बस, और कुछ भी इसके अंदर नहीं है। तो यहाँ पर अपने पास एंजाइम का जो इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेसन में जब अपन मिलेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया अपन देखेंगे, अभिक्रिया की दर अपन देखेंगे और किस टाइप से जो कन्वर्ट होता है एंजाइम की हेल्प से जो दर होती है वो अपन यहाँ से डिस्कस करेंगे। सो उम्मीद मैं करता हूँ आपको ये समझ में आया है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। ऐसा नहीं कि बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे तो बायोमोलिक्यूल में नहीं है तो दूसरे में नहीं बता रहे, दूसरा भी बता दीजिए जिससे उसी का नेक्स्ट लेसन में बना के अपलोड कर दूँ। सो देखने और सुनने के लिए शुक्रिया।